everyone, today we start the new topic of our chapter probability. प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी और आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चंस। उन प्रीवियस कंसेप्ट पे बेस्ड है हमारी ये पूरी एक्सरसाइज एंड हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। हम लोगों ने डिस्कस किया था एक इवेंट के होने की चांस और एक इवेंट के ना होने की चांस का सम हमेशा 1 आता है। तो दिस इज ए सिंपल रीजन टू गेट द रिजल्ट ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमारे को यहाँ पूछा गया था एक इवेंट के होने की चांस और उस इवेंट के ना होने की चांस की वैल्यू 1 है। दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग अवर आंसर एज 1। तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 मिल गया क्योंकि इवेंट होना और ना होना 1 है। ऐसा बेसिक फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। The probability of an event that cannot be happen is, ऐसे इवेंट जो कभी होता ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0 और ऐसे इवेंट को हम सब बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो हमने ये भी लास्ट लेक्चर में इजीली डिफाइन कर ली थी चीजें। इम्पॉसिबल इवेंट्स आर दोज इवेंट जो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू बी हैपन इज 1। वो प्रोबेबिलिटी जो श्योर है होना ही चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है और ऐसे इवेंट को हम लोग श्योर इवेंट बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं इतने सिंपल और इजी है कि आप बहुत आराम से इन चीजों को सोच पा रहे हैं मेरे साथ। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स एक कंडीशन में होते हैं इंडिविजुअल इवेंट्स, उन सब का सम हमेशा 1 होता है। अगर एबीसी 3 एलिमेंट्री इवेंट है, एलिमेंट्री इवेंट मतलब सिंगल इवेंट, सिंगल टर्म एलिमेंट, सिंगल सेट, तो हमने डिस्कस किया था सिंपल इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी का सम है दैट ऑलवेज रिमेन 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है और हमेशा 1 से छोटी होती है। तो इस तरह से जस्ट विद द हेल्प ऑफ दैट बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, वी आर इन अ पोजीशन टू फिल ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 1। एक इवेंट के होने की चांस और ना होने की चांस 1। एक प्रोबेबिलिटी जो कभी भी नहीं होगी तो वो 0 और ऐसी इवेंट को बोलेंगे इम्पॉसिबल। ऐसी प्रोबेबिलिटी जो सर्टेन होगी वो 1 और ऐसी प्रोबेबिलिटी के लिए आएगा इवेंट का नाम श्योर इवेंट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 1। सभी एलिमेंट्री इवेंट का सम 1 होता है एंड वो इवेंट जो हमेशा प्रोबेबिलिटी का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, 1 या 1 से हमेशा छोटा होता है। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली आउटकम। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हम उन आउटकम्स को इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं जिनकी होने की चांसेस बिल्कुल बराबर होती है। जैसे कॉइन को टॉस करे एंड गेटिंग हेड एंड टेल, तो ये जो हेड और टेल आना है ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तो इट मींस इट इज इक्वली लाइकली आउटकम। हमने डाई को रोल किया, हमारे पास आंसर 1 2 3 4 5 6 आता है, 6 रिजल्ट्स आते हैं, 6 डिफरेंट रिजल्ट और हर रिजल्ट के आने की चांस हमेशा इक्वल होती है। इट मे बी 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6। तो एज ऑल दैट 6 आउटकम विल बी अकर equally, that is why it is known as equally likely outcome. तो in short, equally likely outcomes are those outcomes जिसमें उनकी existence की चांस, उनकी occurrence की चांस हमेशा बराबर है। Now we have some situations जिनको हम देख के ये डिसाइड करेंगे, सोचेंगे और बताएंगे कि वो equally likely outcomes है या नहीं है। A driver attempt to start a car and car start or doesn't start. What do you say? Is this equally likely outcome or not? तो हम कहेंगे no, it is not equally likely outcome. Because why बेटा ऐसा क्यों? क्योंकि रीजन देना है हमारे को। तुम कहोगे यार ये तो इक्वली लाइकली होना चाहिए था, कार स्टार्ट की हुई या नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। इफ बिकॉज व्हेन कार इज वर्किंग प्रॉपरली इट ऑलवेज स्टार्ट। एक कार अगर प्रॉपरली वर्क कर रही है तो वो हमेशा स्टार्ट हो जाएगी, इट ऑलवेज स्टार्ट। बट इफ कार हैज सम डिफेक्ट देन इट डजंट स्टार्ट। तो इट मीन्स व्हाट दिस फाइनली मीन्स, इट मीन्स दैट कि एक कार जब स्टार्ट की जाती है तो ये जरूरी नहीं होता कि उसका होना या ना होना इक्वली लाइकली आउटकम हो। अगर एक कार वर्क कर रही है प्रॉपरली
तो वो 100% स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सिर्फ उस सीन में जब वो कार में कोई डिफेक्ट आ गया, जो जनरली रोज नहीं आता या हर वक्त नहीं आता, हर बार स्टार्ट करने पे डिफेक्ट नहीं आता, 1000 बार में से, 10 बार में से, 100 बार में से, 5 बार में से कभी एक बार डिफेक्ट आएगा। तो जब हमारे काउंट सेम नहीं है, डिफर कर रहे हैं, कभी 5 बार भी हो सकता है, 5 बार सही चल जाए, एक बार खराब। ऐसा तो नहीं होता ना कि हर बार जब हमने कार स्टार्ट की या तो होगी या नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है हमेशा। यूजली ऐसा कभी भी नहीं होता है। डिफेक्ट होने पे ही कार स्टार्ट नहीं होती। इससे दोनों पॉसिबिलिटीज की चांसेस बराबर नहीं है। That is why I am saying that no, it is not an equally likely outcome, because when car work properly, when car is working properly, it's always start. But if a car has some defect, then it doesn't start. Now we are moving to a second part of our question, and think about the second part also. A player attempt to shoot a basketball. एक player एक basketball को shoot कर रहा है। शी और ही शूट और मिस दी शॉट। क्या वो हमेशा शॉट को मिस करेगा या हमेशा शूट करेगा? अगेन बेटा, दिस पर्टिकुलर सिचुएशन डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस ऑफ दैट बास्केटबॉल प्लेयर। अगर वो एक शार्प बास्केटबॉल प्लेयर है, एक बहुत ट्रेनिंग करके आया है सीख के कुछ भी, तो व्हाट इज द चांस? द चांस इज दैट कि वो बास्केटबॉल को शूट करेगा। मींस वो गोल कर देगा, उस बास्केटबॉल को उस बास्केट के अंदर डाल देगा। लेकिन अगर वो एक अनट्रेन्ड प्लेयर है, उसने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, या उसे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता है, तो देन द चांसेस देयर कि वो उसे मिस कर देगा। देन नंबर ऑफ चांसेस आर देयर कि वो उसे मिस करेगा। और अगर वो ट्रेन्ड प्लेयर है तो नंबर ऑफ चांसेस आर देयर कि वो उसे शूट करेगा। तो व्हाट दिस मीन? दिस अगेन मीन्स दैट कि इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्टर्स ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स देयर। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट नो, इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। एज as this situation depends on number of factors। ये सिचुएशन नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। दैट इज, यू विल से क्वालिटी ऑफ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगी ये। ट्रेनिंग ऑफ प्लेयर, प्लेयर की ट्रेनिंग पे डिपेंड करेगी। दैट मीन्स वो अनट्रेन्ड है या ट्रेन्ड है। तो इस तरह से जब यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स इस बात को वर्क करा रहे हैं कि वो शूट करेगा या मिस करेगा, इसलिए हमारे लिए ये कहना फिर से कंपल्सरी नहीं है कि ये दोनों आउटकम इक्वली लाइकली आउटकम्स है। अब आप कहोगे ऐसी सिचुएशन तो जहां इक्वली लाइकली तो मैंने दी थी ना, सिक्का उछालो, पक्का है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बोथ आउटकम विल बी देयर एंड बोथ विल बी पॉसिबल विद द इक्वल चांस। दैट इज व्हाई वो इक्वली लाइकली आउटकम था। Now move to our third situation here. The third situation we have for this particular question is there is a trial. Trial means experiment. There is an experiment is made to answer a true and false question. The answer is right and wrong. So yes, it is equally likely outcome. ये ही एक equally likely outcome है. Equally likely outcome है. Since getting the answer of a question, getting an answer of a question in the form of true or false, getting the answer of a question in the form of true and false, or right or wrong, जो मर्जी कंपेयर करो, always have equal chance to exist। हमेशा इसमें चांस इक्वल आने वाली है एग्जिस्ट होने की। तो हमने देखा ये इक्वली लाइकली आउटकम है, क्योंकि जब हम किसी भी आंसर को ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में चेक करेंगे, या तो वो सही होगा या गलत होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। दिस इज अ काउंट। यहाँ पे सीधा ही दो सिचुएशन है, या तो यस या नो। भाई तूने सही करा तो ओके, तूने गलत किया तो नो। तो as there is only two possibilities, your answer is always divided into two categories, which both of them are equally likely to be exist. That is why we can say that this is the one of the situation which is always prefer equally likely outcome. Now beta consider करते हैं fourth situation, a baby is born, it is a boy or a girl. तो what do you say about it?
तो वी कैन से यस, इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये एक इक्वली लाइकली आउटकम है सिंस अ न्यू बोर्न बेबी इज आइदर अ गर्ल और अ बॉय। वो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो वो लड़का है या वो लड़की है। तो एज अ रिजल्ट जब हमने देखा कि वो जो न्यू बॉर्न बेबी हो रहा है उसकी जो होने की चांसेस है वो हमेशा दो फिक्स सीन पे डिपेंडेड है, आइदर इट इज अ गर्ल और इट इज अ बॉय। दैट इज व्हाई वी विल से दैट both of these two conditions have equal chance. Half chance is there to have a boy and half chances are there to have a girl. So it means half and half both are equal. That is why it is a one of the equally likely outcome. तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपके साथ 4 डिफरेंट सिचुएशंस को डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने स्पेशली कंसिडर करते हुए देखा कि किस कंडीशन को इक्वली लाइकली आउटकम कंसिडर किया जा सकता है और किस कंडीशन को इक्वली लाइकली आउटकम कंसिडर नहीं करते हैं। ना बेटा कंसिडर करें मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3, जिसपे लिखा है विच इज वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड बॉल एट अ बिगनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। कहते हैं फुटबॉल गेम की बिगनिंग में आपने नंबर ऑफ टाइम देखा होगा, लाइक क्रिकेट के अंदर भी ऐसा होता है, बिफोर स्टार्टिंग दैट मैच एक टॉस होता है और उस टॉस के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी टीम बैटिंग या कौन सी टीम बॉलिंग करेगी या कौन से कैप्टन की ऑप्शन को प्रेफर किया जाएगा और इसे फेयर वे क्यों मानते हैं। तो एज इट इज क्लियर दैट कि हम लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, एक कॉइन को टॉस करना है। तो हमने क्या लिखा, सिंस अ टॉसिंग ऑफ कॉइन इज आइदर गिव्स हेड और टेल। जब भी हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो वो हमारे को या तो हेड देता है या टेल देता है, विच आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। और ये जो हेड और टेल आना ये इक्वली लाइकली आउटकम है, क्योंकि a tossing of coin is either gives head or tail, which are equally likely outcome. Therefore जब ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा, हेड या टेल आना हो गया है, therefore you will say that it is a fair way, of deciding that which team should get the ball first at the beginning of a football. Is this okay? आप अपनी तरफ से एक लाइन और ऐड करना चाहते हो तो हम वो भी ऐड कर लेते हैं। पहले आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो सिर्फ इतना सा है, ये एक्सप्लेन करना है कि टॉसिंग ऑफ कॉइन एक फेयर वे है, टॉसिंग ऑफ कॉइन इक्वली लाइकली आउटकम है। बिकॉज अगर आपसे कोई पूछने लगे व्हाई इट इज इक्वली लाइकली आउटकम या व्हाई इट इज फेयर वे, इट इज अ फेयर वे टू गेट, बिकॉज द रिजल्ट्स we get on tossing a coin is always unpredictable। ये हमेशा अनप्रिडिक्टेबल माना जाता है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है और यू विल से अनसर्टेन है। कुछ कंफर्म नहीं है कि टॉस करते हेड ही गिरेगा या टेल ही गिरेगा। एक तो अभी ये कंफर्म हो गया दोनों इक्वली लाइकली आउटकम है, दूसरी ये भी बात कंफर्म होगी कि जो रिजल्ट टॉसिंग ऑफ कॉइन पे आएगा वो अनप्रिडिक्टेबल आएगा, अनसर्टेन आएगा। दैट इज व्हाई वी हैव टू कंसिडर दिस एज अ फेयर वे। Now we are moving to our question number 4. After having our question number 3, which is a theoretical approach question, सिर्फ आपको ये समझाना था उस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कि सिक्का उछालने के बाद किसी भी टीम को फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस देने की जो वे है ये बिल्कुल फेयर वे थे, क्योंकि वो दोनों आउटकम इक्वली लाइकली आउटकम से और कुछ भी पहले से ही प्रेडिक्टेड नहीं था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following cannot be a probability of an event? Since it is clear that कि किसी भी जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में चलती है। तो अगर मैं 2/3 की बात करूं तो लिख दूंगा यस इट इज अ प्रोबेबिलिटी। तो आपको सिंपल बताना है कौन सी नहीं है, तो ये तो है,
तो लिख देगा यस इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। माइनस का 1.5, तो यहां लिखेंगे हम नो एज इट इज लेस देन 1, क्योंकि ये 1 से छोटी है इसलिए ये किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड इज 15%। 15% बेसिकली मीन्स 15 अपॉन 100 विच बेसिकली मीन्स 0.15। इट मीन्स इट इज यस, ये हो सकती है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इट इज लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो एनीथिंग विच हैव अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 is a probability of an event, or anything having a value more than 1 or less than 0 can't be a probability. And finally, we are moving to our fourth part. In the fourth part, it is 0.7. Again, we are simply say yes as it is the one of the probability of an event which is lie between 0 and 1. तो बहुत ही easy और simple सा सीन था। आपको ये सोच के चलना था, चेक करके चलना था, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है वो पॉसिबल है, और जिसकी भी प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ दिस रेंज है वो पॉसिबल नहीं है। नाउ बेटा कंसिडर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05 एंड वी नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। सिंस इट इज नोन दैट कि एक इवेंट के होने की चांस और उसके ना होने की चांस का जो सम है वो हमेशा 1 होता है। दिस इज द फॉर्मूला। देयरफॉर अगर मैं यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ इवेंट की फाइंड करूं तो वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है, वो 1 माइनस 0.05 है। एज अ रिजल्ट द आंसर वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस पार्ट इज 0.95। तो 0.95 आर द वेज वेयर दिस पर्टिकुलर इवेंट कैन नॉट बी अकर्ड हियर। नाउ वी आर मूविंग टू अ 6th क्वेश्चन। तो आप सोच सकते हैं खुद ही कि कितने सिंपल और इजी से क्वेश्चन चल रहे हैं आज हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 में डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग टू अ क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा है एक बैग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज प्रेजेंट है। अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। मालिनी ने एक कैंडी को उसमें से निकाला बिना देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो लेट जो यहाँ पे ई है, ई बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। since this is an impossible event. Why it is an impossible event? The reason is very clear to us. क्योंकि जिस बच्चे ने उस कैंडी को निकाला था और वो ऑरेंज निकली, जबकि इट इज ऑलरेडी मेंशन इन अवर क्वेश्चन, कंफर्म करके दिया हुआ है कि उस जार में, उस बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज ही है, उसके अलावा कोई दूसरा फ्लेवर है ही नहीं। तो दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, और यू विल से दैट दिस इज द वन ऑफ द इवेंट विच इज अगेंस्ट द गिवन इंफॉर्मेशन, अगेंस्ट द इवेंट वी हैव। तो जबकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है, गिवन इंफॉर्मेशन से अपोजिट चल रही है, हेंस इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 0 आएगी। तो इट इज वेरी क्लियर हियर कि ये जो इवेंट था गेटिंग एन ऑरेंज कैंडी फ्रॉम दैट बैग विच ऑलरेडी कंटेन अ लेमन कैंडीज ओनली, देन इट इज कंफर्म कि आप कितनी भी कैंडी निकाल लो वो कभी भी ऑरेंज कैंडी निकलेगी ही नहीं, इसलिए ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ गई है। इसी तरह से बेटा सेकंड केस की बात करते हैं, व्हेन शी टेक आउट अ लेमन फ्लेवर कैंडी। तो यहाँ पे जो मैं इवेंट मान रहा हूं, लेट एफ बी एन इवेंट of getting a lemon flavored candy. F be an event of getting a lemon flavored candy. Since this is a sure event. Now why it is sure event? Because it is very clear from the given information that कि वो जो बैग था उसमें सिर्फ ऑरेंज लेमन फ्लेवर ही थी, और उसने बच्चे ने कैंडी निकाली और वो लेमन फ्लेवर ही निकली। तो ऑफ कोर्स बेटा ये तो श्योर इवेंट हो गया, हेंस इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, इस वाले इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1 आएगी। तो इस तरह से आपने बहुत सिंपल वे में 6 क्वेश्चन के बेसिक बात को फॉलो किया कि देयर इज अ वन जार, देयर इज अ वन बैग which contain only lemon flavored candy. When a person take one candy from it, or what is the chance it is a orange one? तो as it is very clear कि lemon flavor candy में orange candy होगी नहीं,
इम्पॉसिबल बात हो गई, और इफ द इवेंट इज इम्पॉसिबल इट्स प्रोबेबिलिटी इज जीरो। इन दिस सेकंड सीन व्हेन वी ऑब्जर्व केयरफुली इट इज मेंशन दैट वो निकाली गई कैंडी लेमन थी, और ये श्योर हो गया क्योंकि वो जो बैग था वो ऑलरेडी लेमन कैंडीज को ही कंटेन कर रहा था। दैट इज व्हाई इट हैव अ आंसर एज 1 हियर। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन, जिसमें लिखा है इन अ इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग नॉट हैविंग same birthday is 0.992. What is the probability that 2 students have the same birthday? So here we have to consider very carefully that let E be the event of having E be the event of having the same birthday. हमने मान लिया ई एक इवेंट है जिसमें उन दोनों बच्चों का बर्थडे क्या है, सेम है। तो ई बी द इवेंट दैट, आप पूरा लिखना चाहो लिख लीजिए, दैट दी टू स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे। तो हियर बेटा इट इज गिवन दैट अकॉर्डिंग टू गिवन, ये कंफर्म किया गया कि दो बच्चों का बर्थडे अगर सेम डे नहीं होता इस गिवन टू अस है 0.992। तो अकॉर्डिंग टू गिवन नॉट ई हमारे पास 0.992 है, दिस इज गिवन टू अस, और हमारे को इवेंट के होने की चांस निकालनी है। तो एज इट इज क्लियर दैट किसी भी इवेंट के होने की चांस और उस इवेंट के ना होने की चांस हमेशा 1 होती है एज अ वन ऑफ द बेसिक फॉर्मूला। सो टू गेट द रिजल्ट ऑफ द टर्म, इवेंट के होने की चांस इज इक्वल टू 1 माइनस पी नॉट होने की चांस, ये मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है, तो इट इज 1 माइनस 0.992। द आउटपुट वी आर गेटिंग फ्रॉम इट इज दैट इज 0.008। तो उस इवेंट के होने की चांस, मतलब उन दोनों बच्चों का बर्थडे सेम डे हो जाए, उसकी चांस है 0.008। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन यार। हमने यहाँ पे इवेंट माना बी द इवेंट दैट टू स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे बी ई। तो इट मींस ये हो गया वो आउटकम जो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। मुझे पीई की कैलकुलेशन फाइंड आउट करनी है, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ के लानी है। जबकि मुझे ये गिवन था कि इन दो बच्चों का बर्थडे सेम डे ना हो, उसकी चांस 0.992 है। एज अ रिजल्ट व्हेन वी सिंप्लीफाई द रिजल्ट हियर एंड वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर एज 0.008। In the question number 8 here, which is one of the very simple question, it is mentioned that a bag contains 3 red balls, 5 black balls. So here it is confirmed that number of red balls is 3, number of black balls is 5. Therefore, total number of balls in a bag is 8। तो हमने कंपोजिशन तैयार कर ली कि यहाँ पे रेड बॉल तो 3 है, ब्लैक बॉल 5 है, टोटल बॉल 8 है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एट रैंडम का मतलब हुआ बिना देखे हमने एक बॉल को उस बैग में से निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर? तो फर्स्ट पार्ट में हमने माना लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल, क्योंकि इट इज ऑलरेडी मेंशन हियर कि हमारे को उस बॉल के लिए फाइट करनी है जो रेड बॉल हो। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज, वी नो दैट जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का वो रहता है फेवरेबल आउटकम, या आप लिख सकते हो नंबर ऑफ आउटकम जो हमारे फेवर में है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो एज इट इज क्लियर हियर कि हमने ई माना था उस इवेंट को जिसमें रेड बॉल आ रही है, तो हियर रेड बॉल इज 3, टोटल 8। तो आंसर वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन इज 3/8, क्योंकि देयर आर 3 balls which are favor to us in this particular event out of the 8. That is why the result we are getting from this part is 3/8. In the second part we have to go for the term that is not red. So when you go for a not red, it means that कि हमारे को यहाँ पे not ही निकालना है, नॉट ई, कि वो इवेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ई का मतलब था गेटिंग अ रेड। तो नॉट ई का क्या मतलब हो गया? नॉट गेटिंग अ रेड। एंड फॉर दिस वी हैव अ वेरी बेसिक फॉर्मूला,
probability of an event plus probability of not of that event is equal to 1. So to obtain the answer of probability of not of that event is 1 minus probability of the event, which is finally give you a value as, after taking LCM and simplification, 5 by 8. So here we are getting the result of our question is 3 by 8 or it is 5 by 8. Please remember that हम second part को second method से भी कर सकते थे. अगर आप मेथड 2 की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो जस्ट थिंक अबाउट द कंडीशन दैट कि उन्होंने कहा रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, तो थिंक अबाउट दैट कि क्या होना चाहिए. तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एफ बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल. तो अगर हमारे को रेड बॉल नहीं चाहिए, दिस मीन्स दैट बॉल, इट मीन्स दैट जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वो वही होंगे जो रेड नहीं होंगे. तो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर जो रेड बॉल नहीं है, तो वी आर सिंपली से 5. तो देयरफॉर जो आंसर आ जाएगा इस इवेंट के होने की चांस का वो 5 by 8 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट. तो इस तरह से हमारे पास सेकंड ऑप्शन को करने की दो मेथड है. आइदर इट इज 5 by 8 और इट मे बी व्हेन वी थिंक अबाउट द कंडीशन दैट कि हमारा वो इवेंट है जो रेड नहीं होना चाहिए, तो इट मींस वी हैव टू थिंक ऑल दैट balls which are not in red in color. So those balls are which are not in red in color are 5 only. That is why favorable outcome become 5 and its probability become 5 upon 8. तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन हमने डिस्कस करे. मेनली ये क्वेश्चन तो सिंपल था, जस्ट मुझे उसकी अपोजिट वैल्यू निकालनी थी, इसमें इवेंट भी निकालना था और उसका अपोजिट इवेंट भी फाइंड आउट करना था. नाउ बेटा कंसिडर करें 9 क्वेश्चन जिसमें लिखा है एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड मार्बल्स है, 8 व्हाइट मार्बल्स है, 4 ग्रीन मार्बल्स है. तो वी स्टार्ट काउंटिंग देम. हियर वी आर नोइंग दैट नंबर ऑफ रेड मार्बल्स is 5, number of white marbles is 8 and the number of green marbles is 4. Therefore, total number of marbles in a box is equal to 5 plus 8 plus 4, it means 17. तो मेरे को ये कंफर्म हो गया है कि देयर आर 17 डिफरेंट मार्बल्स इन अ बॉक्स. वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ अ बॉक्स एट रैंडम. तो मैंने बताया जब भी ये वर्ड आएगा ना एट रैंडम, इट मींस हमने बिना देखे उस बॉक्स में से एक मार्बल को निकाला. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी अ रेड इन कलर. तो पहले पार्ट में मैंने ई माना, इवेंट को सपोज किया, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, कौन से कलर के मार्बल की बात हो रही है, रेड, गेटिंग रेड मार्बल. तो यहाँ पे जो हम फेवरेबल आउटकम की बात करेंगे, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे, वो बीइंग अ रेड कलर हमारे फेवर में है, तो यहाँ पे 5 हो गया. एंड टोटल पॉसिबल आउटकम वी ऑलरेडी हैव इन दिस रिजल्ट एंड व्हाट इज दैट 7. इसलिए जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई, बीइंग अ फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, इट इज 5 by 17. आप पूरा लिख लेना, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम. नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस सेकंड पार्ट हियर. In a second part we need to find out the probability that the marble taken out will be white. तो मैंने माना let f be the event of getting, कौन सा कलर चाहिए इस बार, ऑफ गेटिंग अ व्हाइट मार्बल. अब हमारे को अगर यहां से व्हाइट मार्बल चाहिए, तो देयरफॉर जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल्स आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर बीइंग अ व्हाइट इन कलर, इट इज 8 एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आर रिमेन 17. तो देयरफॉर इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई इस पर्टिकुलर इवेंट की, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम का आंसर आया 18 by 17. तो इस तरह से वी आर आल्सो ऑब्टेनिंग द रिजल्ट ऑफ सेकंड पार्ट हियर. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ थर्ड पार्ट. And to get the result of third part, it is again mentioned, find the probability that the marble taken out will be
नॉट ग्रीन। तो मैंने यहां पे माना लेट जी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग विच कलर, नॉट ग्रीन मार्बल, कि नॉट ग्रीन होना चाहिए जी। तो देयर फोर नंबर ऑफ फेवरेबल, इस बार जो फेवरेबल आउटकम्स आएंगे ना आपके पास, वो आएंगे नॉट ग्रीन, दैट इज आइदर इट इज रेड मार्बल और इट इज व्हाइट मार्बल। क्योंकि ग्रीन नहीं होना चाहिए तो ऑटोमेटिकली इट इज कंफर्म, कुछ भी चलेगा अदर देन ग्रीन। तो इट इज 5 प्लस 8, वी आर गेटिंग 13। तो 13 रिजल्ट्स आर देयर जो हमारे फेवर में है, जबकि टोटल पॉसिबल आउटकम तो 17 ही थे। इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो आ गई 13/17। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने अपने तीनों पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस कर लिया। ये तो हो गया इसका मेथड वन। आप चाहो तो यहाँ पे मेथड टू भी प्लान कर सकते हो। उसमें मानना जी आप कुछ और सिंबल ले लीजिए, लेट टेक इट एज ए, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल। इन्होंने कहा था ग्रीन नहीं होना चाहिए, हम रिवर्स सोचेंगे, हम उल्टा करेंगे। हमने माना एक इवेंट है जो ग्रीन मार्बल के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कौन से कलर है फेवर में हमारे, डेट इज ग्रीन, क्योंकि हमने इवेंट ही ग्रीन माना है। और वो कितने हो गए अपने पास, दिस इज गिवन टू अस एज 4 बेटा। तो यहां जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, वो 4/17 आ गई। बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ नोट ए, क्योंकि इट इज मेंशन दैट कि आपका आंसर में ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो दिस इवेंट नॉट बी देयर इन अवर आंसर। तो नोट ए के लिए वी नो दैट बेसिक फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस 4/17। द रिजल्ट वी आर अगेन गेटिंग फ्रॉम इट इज 13/17। तो देर इज अ ऑप्शन फॉर अस फॉर आर पार्ट नंबर थर्ड कि आइदर यू आर प्लान दैट कि हमने पहले इवेंट को मान लिया कि वो ग्रीन नहीं होना चाहिए, एंड वी गो फॉर दैट पर्टिकुलर मार्बल जो ग्रीन कलर के नहीं थे, नॉन ग्रीन कलर के थे, वो आ गए थे 13। और वी ऑल्सो ऑफ दिस सेकेंड वे कि मैंने पहले माना लेट द इवेंट हैविंग अ ग्रीन मार्बल्स, तो ग्रीन की पॉसिबिलिटीज निकाल ली, चांस निकाल ली, प्रोबेबिलिटी निकाल ली, और फिर उसे 1 में से माइनस कर दिया सो दैट कि वी कैन गेट द रिजल्ट ऑफ नॉन ग्रीन मार्बल्स। तो इस तरह से आपने नोट किया होगा, पहले मैंने टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स काउंट किए। फर्स्ट पार्ट में रेड को एज अ फेवरेबल आउटकम माना और 5/18 आ गया, 17 आ गया। सेकंड में हमने व्हाइट को एज अ फेवरेबल आउटकम माना और वो आ गया 8/17। एंड फॉर द थर्ड पार्ट वी डिस्कस टू डिफरेंट सीन हेयर, टू डिफरेंट वेज हेयर। इन फर्स्ट वन हमने फर्स्ट सबसे पहली नॉन ग्रीन मार्बल्स गिने, उसको एज अ फेवरेबल आउटकम मान लिया, या फिर पहले ग्रीन का रिजल्ट निकालिए और उसे 1 में से माइनस करके नॉन ग्रीन के आउटपुट्स जनरेट कर लिए। नाउ बेटा कंसिडर करें मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा है एक पिगी बैंक है जिसमें हमारे पास 150 पैसा के कॉइन्स है, 51 रुपीज के कॉइन है, 22 रुपीज के कॉइन है और 10 5 रुपीज के कॉइन्स है। एंड इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, अगर हम पिगी बैंक को ऐसे पलट देते हैं, कोई भी कॉइन बाहर निकले उसके आने के चांस सबके बिल्कुल बराबर है, then what is the probability that the coin will be a 50 पैसा or will not be a 5 rupees? So to start with this question मैंने लिखा सबसे पहले number of which one 50 पैसा, number of 50 पैसा coins is 100, number of next category is rupee 1 coins is 50, देन नंबर ऑफ थर्ड कैटेगरी भी है हमारे पास कितने रुपए की, डेट इज 2 रुपीज कॉइन ना, ₹2 कॉइन्स, और 2 रुपए वाले कितने कॉइन्स है 20, एंड नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स B10। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट वी हैव दीज 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स इन दैट पिगी बैंक। सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ए पिगी बैंक, उस पिगी बैंक के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए बेटा, दैट इज 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, दैट इज 180। तो इस तरह से बेटा मुझे ये कंफर्म हो गया है कि मेरे उस पिगी बैंक में 180 कॉइन्स है। अब फर्स्ट पार्ट है विल बी अ 50 पैसा कॉइन, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने माना लेट
E be the event of getting, कौन सा कॉइन चाहिए हमारे को, ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन। अगर मुझे एक 50 पैसे वाला सिक्का चाहिए तो जो फेवरेबल आउटकम्स काउंट करूंगा मैं इस क्वेश्चन के अंदर, therefore the favorable outcomes we have for our question is 50 paisa coin, that is 100। hence इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी की चांस हो गई फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। प्लीज पूरा लिख लेना। इट इज फाइनली गिव यू अ वैल्यू 100 अपॉन 180। मेक अ सिंप्लीफिकेशन, योर प्रोबेबिलिटी इज 5 अपॉन 9। तो इस तरह से द रिजल्ट ऑफ अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ 10th क्वेश्चन इज 5/9। इन दिस सेकेंड पार्ट इट इज गिवन दैट will not be a 5 rupees coin। तो मैंने कहा था जब नोट वाली बात आए तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी। वन इज दैट कि आप पहले ही मान के चलो कि 5 रुपए वाले सिक्के की बात ही नहीं कर रहे, तो वी आर गोइंग टू गो फॉर अ रिमेनिंग कॉइन्स। और यू विल थिंक नेगेटिवली ऑल्सो कि पहले ये सोच लो कि 5 वाले सिक्के की रिजल्ट ही निकालेंगे, फिर उससे 1 में से कर देंगे माइनस। तो मैंने यहां क्या किया देखिए आप लोग, मैंने माना लेट एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, मैं रिवर्स कर रहा हूं बेटा, उल्टा सोच के चल रहा हूं, ऑफ गेटिंग अ ₹5 कॉइन, कि मैं 5 रुपए वाला सिक्का निकालना चाह रहा हूं। तो फेवरेबल आउटकम जो आ गए इस इवेंट के लिए वो आ गए मेरे पास 5 रुपए वाले सिक्के कितने हैं, 5 रुपीज कॉइन आते हैं 10। सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम इज 10 अपॉन 180, इट्स 1/18। तो 1/18 इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि मेरे पिगी बैंक से 5 रुपए का सिक्का निकलेगा। बट हियर वी नीड टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ नोट एफ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था वो 5 रुपए वाला सिक्का नहीं होना चाहिए। सो टू ऑब्टेन दिस रिजल्ट हियर, नोट एफ निकालने के लिए बेटा आपको यूज करना है 1 माइनस पी एफ, अ फॉर्मूला वी ऑलरेडी डिस्कस नंबर ऑफ टाइम इन टुडेस लेक्चर ओनली। एंड हियर द फाइनली वी आर गेटिंग द आउटपुट एज आफ्टर टेकिंग द एलसीएम एंड सिंप्लीफिकेशन 17/18। और अगर आप इसे रिवर्स मेथड से करते, डायरेक्ट मेथड से करते और कहते 5 का सिक्का नहीं होना चाहिए, तो हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाते ये तीनों। आइदर इट इज अ कॉइन ऑफ 50 पैसा और 1 पैसा, 1 रुपीज और 2 रुपीज। तो 170 मेरे फेवरेबल आउटकम आते हैं। अगर मैं मेथड 2 की बात करता, 170 फेवरेबल आउटकम आते हैं आउट ऑफ 180, तो इट इज ऑल्सो गिविंग यू अ वेरी वेरी सेम आंसर। बट द चॉइस इज योर्स, आप कोई भी मेथड को फॉलो करिएगा, जो भी मेथड फॉलो करेंगे इवेंट को वैसे ही डिसाइड करिएगा। इन द एंड यू विल ऑब्टेन अ वेरी सेम एंड एग्जैक्ट आंसर देयर। तो इस तरह से इन दी 10th क्वेश्चन पहले मैंने चारों टाइप के कॉइन्स को काउंट करा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए। फिर मैंने इवेंट माना कि मेरा 10 पैसे का सिक्का होना चाहिए, 50 पैसे का 5/9 आ गया। और इवेंट 2 में 5 रुपए का सिक्का होना चाहिए, तो मेरे पास आंसर 5 का सिक्का नहीं होना चाहिए, उसका आंसर मेरे पास 17/18 आ गया। नाउ बेटा कंसिडर करें मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हर एक्वेरियम। The shopkeeper take out one fish at random from a tank containing 5 male fishes and 8 female fishes. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो here you will easily observe that बेटा कि हमारे पास एक फिश, एक शॉप में एक एक्वेरियम है और उसमें हमारे पास फिशेस प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ मेल fishes is 5 and number of female fishes is 8। तो टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितनी होगी बेटा, तो दैट इज 5 + 8, टोटल आ गई 13। तो 13 फिशेस आर देयर। एंड लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, देख लीजिए आपका प्रोबेबिलिटी किसके लिए चाहिए, गेटिंग मेल फिश, हमें मेल फिश मिले, ये हमारा इवेंट है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो यहां आ जाएंगे वो फाइनली 5 आएंगे, जबकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स पता ही है। हेंस जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम होने की वजह से 5/13 होगी। तो इस तरह से टोटल फेवरेबल आउटकम 5,
total favorable outcome 5, total possible outcome 13. The result we get from the question number 11 is 5 by 13. So my dear student, for the result of question number 11, it's a very simple and easier question. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई यहाँ पे इन्होंने कॉम्प्लिकेशन नहीं रखी है, सीधा सीधा बोला था। टोटल 13 फिशेस थी, जिसमें से 5 मेल थी, 8 फीमेल थी। उस बंदे ने, गोपी ने एक बंदे ने फिश निकाली, वो फिश मेल होनी चाहिए। एंड देयर आर 5 favorable fishes are there out of 13, and the result we are getting from it is 5 by 13. Now we are moving to an important question of our NCERT exercise 15.1, जिसमें हमारे लिए एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। A game of chance consists of spinning an arrow. आपने देखा होगा नंबर ऑफ टाइम, कई बार आपके सामने भी ऐसा होता है, मोबाइल्स पे तो जनरली होता है कि स्पिनिंग होती है, इसे स्पिन करो, आपका जो पॉइंटर है वो किसी एक नंबर पे आके रुकेगा। तो गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to a rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8। आप फिगर देख सकते हो, सभी नंबर के आने की चांस इक्वली लाइकली है, मींस किसी नंबर को कोई प्रेफरेंस नहीं दी गई है, कोई भी नंबर रेंडमली आएगा, बराबर चांस है ये। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंटेड एट 8? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए जो बेसिक बात लिख रहा हूं वो ये है कि जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं मेरे पॉइंटर के, वो 8 है। कौन से 8? 1 2 3 4 5 6 7 8। जो हमारा ये पॉइंटर होगा, जहां पे भी ये पॉइंटर लगा हुआ होगा, वो किसी भी एक नंबर पे आके रुक सकते हैं। मान लीजिए पॉइंटर यहाँ लगा हुआ है, तो जो भी नंबर इसके सामने आके रुकेगा वो हमारा फेवरेबल आउटपुट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो 8 है, क्योंकि देयर आर 8 डिफरेंट नंबर्स वी हैव इन दिस स्पिनिंग एरो। नाउ इन द फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास इवेंट है, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या चाहिए मुझे इसमें? ऑफ गेटिंग 8, मुझे सिर्फ 8 चाहिए। तो जो फेवरेबल आउटपुट आ गया, अब सोचो जरा बहुत ध्यान से देखते हुए, वो कितने रिजल्ट्स है जिसमें 8 आ सकता है? एज वी हैव 8 डिफरेंट पॉसिबल रिजल्ट्स, बट टू गेट द 8 वी हैव ओनली 1 चांस। दैट इज वाई जो प्रोबेबिलिटी होगी इस इवेंट की, वो आ जाएगी 1 बाय 8। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटपुट तो एक ही है, दैट इज हैविंग अ 8, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 है इसमें, क्योंकि 8 डिफरेंट नंबर हमारे को मिल सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर अ सेकंड पार्ट। इन दिस सेकंड पार्ट वी नीड टू थिंक अबाउट एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे जो लेट कर रहा हूं मैं वो है इवेंट मेरे पास f, लेट f बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, कौन सा नंबर चाहिए? एन ऑड नंबर। मुझे ऑड नंबर चाहिए अपनी लिस्ट में। तो यहां जो मेरे पास फेवरेबल आउटपुट्स आएंगे, जो मेरे फेवरेबल आउटपुट्स है, आउटकम्स है ऑड नंबर के, वो होगा 1 3 5 7। तो दिस इज 4। तो मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स आ गए वो 4 आ गए, इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स की, वो 4 बाय 8 होगी। इट मींस वो हाफ होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, वी आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ सेकंड पार्ट आल्सो। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट द पार्ट नंबर थर्ड हियर। अब आप आराम से पार्ट नंबर थर्ड को देखो और चेक करो उसमें क्या रिजल्ट आ सकता है और क्या चाहिए मुझे पार्ट थर्ड में। फॉर द रिजल्ट पार्ट थर्ड वी हैव टू थिंक अबाउट द नंबर विच इज ग्रेटर देन 2। तो आपको उस रिजल्ट के लिए सोचना है जिसकी वैल्यू 2 से बड़ी है। तो वी टेक इट एज थर्ड पार्ट, लेट G be the event of getting a number greater than 2। तो ये हमारा इवेंट है। तो फेवरेबल आउटकम्स, हमेशा अपने क्वेश्चन में इवेंट लिखने के बाद फेवरेबल आउटकम्स की बात करो, तो सोचो वो कौन कौन से नंबर है इस स्पिन में जो 2 से बड़े हो गए। तो यू आर सिंपली से 3 4 5 6 7 और 8। in total there are 6 numbers। तो there are 6 numbers which are a favor in this given event। इस इवेंट के बेस पे 6 फेवरेबल नंबर है। सो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढता हूं तो वही आएगी, ऊपर तो फेवरेबल आउटपुट, नीचे टोटल पॉसिबल आउटपुट, एंड द आंसर वी आर गेटिंग फ्रॉम इट इज 6 बाय 8 3 बाय 4। And finally, we are going for the last part of our question. And in the last part, we need to think about the number lesser than 9. So we take the event as H, be the event
of getting a number less than 9. Now think about that favorable outcomes. तो हमारे को ऐसा कोई भी नंबर चलेगा जो इस इनमें आ सकता है, लेकिन वो 9 से छोटा होना चाहिए. तो माय डियर स्टूडेंट, व्हेन यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन, यू विल ऑब्जर्व दैट ये सभी के सभी नंबर हमारे फेवरेबल नंबर्स हो गए. भाई ये तो श्योर इवेंट हो गया ना, क्योंकि जब भी स्पिन घूमेगा, एरो एक पॉइंट पे आके रुकेगा, वो नंबर जो भी होगा वो 9 से तो छोटा ही होगा ना, क्योंकि 9 से बड़ा या 9 तो है ही नहीं इस लिस्ट में, तो 8 हो गए. इसलिए जो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, दैट इज 8, और टोटल पॉसिबल आउटकम तो थे ही 8, तो हेंस इट इज द श्योर इवेंट. तो इस तरह से फॉर द क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर सिंप्लीफाइंग ईच एंड एवरी पार्ट, वी आर इन अ पोजीशन टू हैव द रिजल्ट ऑफ ईच टर्म. पहले टर्म में सिर्फ 8 आना चाहिए था, और 8 आने की चांसेस सिर्फ 1 आउट ऑफ 8, इसलिए प्रोबेबिलिटी बनी 1/8. दूसरे केस में ऑड नंबर आना चाहिए था, और ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी बन गई यहाँ पे मेरे पास 4, तो दैट इज वाई इसका जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 4/8, मींस हाफ. तीसरे केस में मुझे वो नंबर चाहिए थे जो हमेशा 2 से बड़े होने चाहिए. तो ऐसे नंबर जो 2 से बड़े है वो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि देयर आर 6 चॉइसेस. तो दैट इज वाई द रिजल्ट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस पार्ट इज 6/8, दैट इज 3/4. और इन द एंड व्हेन वी थिंक अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इट इज इजीली ऑब्जर्व दैट वी नीड टू फाइट फॉर दैट नंबर जो 9 से बड़ा छोटा ही होना चाहिए. तो एनीथिंग विच इज लेसर देन 9 must be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It means we have 8 choice. Out of 8 choice, that is why it will give you a sure event, and your probability of that number is become 1. Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा है डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड एन ऑड नंबर. तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि इसमें एक्सपेरिमेंट क्या है. तो हियर द एक्सपेरिमेंट इज अ डाइस इज थ्रोन्स वंस. तो एक डाई को जब एक बार फेंकेंगे तो जो टोटल सैंपल स्पेस आएंगे वो आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. इट मींस जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, इसके जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है बेटा वो 6 है. देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स. नाउ वी आर गोइंग फॉर अ फर्स्ट पार्ट, और उसमें मैंने माना लेट ई बी द इवेंट of getting, and you will say it carefully, a prime number. तो E एक इवेंट है जिसमें हम अपने लिस्ट में से प्राइम नंबर ढूंढ रहे हैं. तो यहाँ जो फेवरेबल आउटकम्स आएंगे, जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे, दैट इज, बताइए कौन कौन से आउटकम्स प्राइम नंबर है. तो 1 तो प्राइम होता नहीं, इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो आइदर इट इज 2 और 3 और 5. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो आ गए बेटा 3. FO मींस फेवरेबल आउटकम्स. तो देयरफॉर इसकी जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, द रिजल्ट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस पार्ट इज हाफ. तो मुझे जो यहां से रिजल्ट मिल गया वो हाफ मिल गया. नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, और इन दिस सेकंड पार्ट we need to go for the probability of a number lying between 2 and 6. तो मैंने माना let f be the event of getting a number lying between, f be a number of getting a number lying between 2 and 6. तो ये 2 और 6 के बीच में आया हुआ नंबर है. इस बार जो फेवरेबल आउटकम्स निकलेंगे मेरे लिस्ट में से, दैट इज ओनली 3, 4, 5, क्योंकि 3, 4, 5 इज द पर्टिकुलर नंबर जो 2 और 6 के बीच में लाई करते हैं. तो ये कितने हो गए बेटा, अगर मैं इसके नंबर की बात करूं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 3 अगेन. इसलिए जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा विद द फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, इट इज अगेन 3/6, एंड अगेन इट मींस हाफ. तो फर्स्ट आंसर का रिजल्ट भी हाफ आया, क्योंकि देयर आर 3 प्राइम नंबर्स ओनली, दैट इज 2, 3 and 5, एंड वी गेट द आंसर एज हाफ. सेकंड पार्ट के आंसर में भी नंबर चाहिए था बिटवीन 2 and 6. बिटवीन था ना, तो 2 लेना था ना 6 लेना था, तो 3, 4, 5, अगेन वी गेट हाफ. एंड नाउ वी आर मूविंग टू अ थर्ड पार्ट. लेट G be the event
ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। अब मुझे ऑड नंबर के लिए फाइट करनी है, एंड फॉर दिस वी नो डैट कि जो फेवरेबल आउटकम्स लिखूंगा मैं इस लिस्ट में से, वो सिर्फ ऑड नंबर्स होने चाहिए, एंड दैट इज 1 3 5। देयरफॉर जो इसके भी नंबर्स आ गए, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वो 3 आ गए। तो इस तरह से बेटा आप देख सकते हो आराम से कि जब मैं इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो इट इज ऑल्सो 3/6 हाफ। तो ये चांस की बात है कि इस क्वेश्चन के ईच एंड एवरी पार्ट का आंसर हाफ आया। आइदर वी गोइंग फॉर अ प्राइम नंबर, वी हैव 3 पॉसिबल फेवरेबल आउटकम हियर, we get the result half. When we think about the number that is lie between 2 and 6, we again get a 3 possibilities there. Again, its probability become half. And in the last part of this question, again we have to fight for a odd number. और वो भी 3 ही आए, सो कोइंसिडेंटली इसका आंसर भी हाफ ही आ गया। तो इस तरह से हमने आज डिस्कस करे आपके साथ अबाउट 13 क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1, जो बहुत ही सिंपल थे, बहुत ही इजी थे। आपने देखा हमने विद इन अ लेक्चर ही 13 के 13 क्वेश्चन को इजीली डिस्कस कर लिया। कमिंग लेक्चर में वी कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज अगेन, दैट इज 15.1।